गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा कल हमने सारणी के माध्यम से सरकार के अंगों के बारे में, संसद के बारे में जाना था। आपके समझ में आ गया होगा। तो वहाँ हमने देखा था राष्ट्रीय सरकार यानी सरकार कैसे बनती है, वो हमने देखा। उसमें हमने सिर्फ ये देखा था कि जहाँ संसद में बहुमत आ जाता है किसी पार्टी का, तो सरकार कैसे बनती है। ये हो गया था ना, 272 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, ये हमने देख लिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुमत आता ही नहीं है, सरकार किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं आता, यानी 272 सीटें किसी की आती ही नहीं है। मान लो किसी की 260 रह गई, किसी की 262 हो गई, और फिर वो अन्य पार्टी की जैसे बीजेपी की 260 हो गई, कांग्रेस की 265 हो गई, तो 272 किसी की आई नहीं। अब क्या करेंगे कि अब जैसे बीजेपी कांग्रेस में से जो अन्य सीटें हैं, 260 बीजेपी की, 265 कांग्रेस की, अब अन्य हैं, अब ये अपने में मिलाएंगे उन अन्य जो है सीटें उनको। अब जो भी 272 से ज़्यादा कर लेगा बीजेपी या कांग्रेस, वो उसी की सरकार बन जाएगी। तो ऐसी सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो ये उसका उदाहरण है शायद आपके गठबंधन की सरकार का ये उदाहरण। इसमें देखो, इस तालिका में 2009 में हुए 15वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम देखिए। इन चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन फिर भी वह लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मिली है, लेकिन कितनी, 206 मिली है। भारतीय जनता पार्टी को 116 ही मिली है, बाकी को तो और अन्य मुख्य दल यही है दो। तो 206 सीटें जो मिली है, कितनी मिली? हाँ, 206 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन फिर भी बहुमत हासिल नहीं कर पाई। अभी मैंने जो बताया वही है ये। लिहाजा उसे अन्य दलों के साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का गठन करके सरकार बनानी पड़ी। अब क्या हुआ कि जो अन्य सीटें हैं ये सारी ये जो अपन देख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी की, शिवसेना की कितनी है, जनता दल की कितनी है, ये अन्य जो है ना, इनमें से मिलाएंगे, तोड़ के इन सांसदों को तोड़ के अब जो मिलाकर 272 कर रहेगा उसी की सरकार बन जाएगी। तो ऐसी सरकार को क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार कहते हैं। जो हमारे चुनाव 2009 की जो है 15वीं लोकसभा थी, उसमें किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं था, यानी 272 सीटें किसी को मिली ही नहीं। फिर अन्य दलों को तोड़ के अपने में मिलाया और फिर सरकार बनाई थी। तो ऐसी सरकार को क्या कहते हैं? जहाँ स्पष्ट बहुमत नहीं आता है उसको क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार। और हमने जो अभी देखी, अभी हमारी सरकार गठबंधन की नहीं है, पूर्ण बहुमत 303 सीटें बीजेपी की और स्पष्ट बहुमत वाली सरकार है। गठबंधन की सरकार देश के लिए अच्छी नहीं होती है। देखो, ये एमपी कैसे चुने जाते हैं? एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य। ये सारा हमने यहाँ तक जान लिया था। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, कि राष्ट्रीय सरकार कैसे बनती है। ये मैंने आपको सारणी में समझा दिया था कि कैसे सदस्य चुनकर आए, फिर उनके जो है कैसे प्रधानमंत्री बना। पहले बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया, फिर प्रधानमंत्री ने 15% को मंत्री बनाया। ये सारा तो वही सरकार है। सारणी में सब कुछ समझा दिया है, वही पढ़ेंगे हम। जो मैंने कल सारणी में समझाया वही इसमें पढ़ेंगे। देखो, ध्यान दो और सारणी को भी दिमाग में लाओ। देखो, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। 3 अंग हो गए संसद के। लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद है। सूची बनती है और पता चलता है कि किस दल की कितने सांसद जीत कर आए हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 मनोनीत सदस्य हैं। मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति होते हैं। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। ये मैंने आपको बताया था। भाई जीत कर तो आए ना, कितने, 543 सदस्य ही जीते, लेकिन अब एक ही पार्टी के 272 सदस्य, मान लो एक ही दल के आ गए। दल यानी पार्टी, पार्टी इंग्लिश में, दल हिंदी में, तो उसकी सरकार बन जाएगी। ठीक है, 272 सदस्य चाहिए। अभी वर्तमान में हमारे पास 303 सदस्य थे, तो उसकी सरकार बन जाती है। लेकिन जो और जीत कर आए बाकी सदस्य, जो उन्होंने भी चुनाव जीता है, वो क्या होते हैं? ये होते हैं
विपक्षी दल होते हैं या विरोधी दल होते हैं, इनकी भी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सत्ताधारी दल, अभी हमारे एक संसद में सत्ताधारी दल बीजेपी है और विपक्षी दल यानी या विरोधी दल कौन सा है, कांग्रेस और अन्य जो सदस्य कांग्रेस के साथ है वो, और उनमें से भी अन्य दलों में से भी कई सत्ताधारी दल के साथ जुड़ जाते हैं तो वो सत्ताधारी दल के सदस्य हो जाते हैं, और जो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं वो विरोधी दल के सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, ये सारा सारणी के माध्यम से हमने समझ लिया था। और विपक्षी दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सरकार पर नियंत्रण रखते हैं, अंकुश रखते हैं, सवाल जवाब करते हैं, हंगामा हो जाता है संसद में। देखो आगे, कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। एक सारणी में बताया था, पहले चुनकर आते हैं, फिर वो मंत्री परिषद प्रधानमंत्री वो होते हैं ना कार्यपालिका में, तो ये जो है एक महत्वपूर्ण काम होता है लोकसभा का, कार्यपालिका का चुनाव करना। कार्यपालिका में कौन होते हैं, वही 15% मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये तो चुनाव करना महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है, अंडरलाइन करो, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। कानूनों को लागू करना कार्यपालिका का कार्य है, मिलकर काम करती है। जब हम सरकार, देखो कल भी बताया था मैंने, जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। यानी सरकार कौन होती है, कार्यपालिका ही को ही हम आम शब्दों में सरकार कह देते हैं, क्योंकि सारे मंत्री प्रधानमंत्री उसी के सदस्य होते हैं। व्यवस्थापिका के भी होते हैं, ये ध्यान रखना, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ही बनती है और दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो सरकार क्या है, कार्यपालिका क्या, समझ गए होंगे आप। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। सत्ताधारी दल जो सत्ता में है, जो भी सरकार चला रहा है, जैसे वर्तमान में कौन सा दल है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री अपने दल को सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। बताया था कल भी मैंने आपको कि जो है पहले जैसे 543 में से बहुमत दल का पता चल जाता है, कैसे कि 272 से अधिक सीटें किसकी आई, वो बहुमत दल हो गया, उसकी सरकार बनेगी। बहुमत दल अपने जो है अपना नेता घोषित कर देता है, उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। अब प्रधानमंत्री जो है उस दल में से अन्य मंत्रियों का चयन करता है, राष्ट्रपति के पास उनकी लिस्ट भेजता है, राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। इस तरह का हमारे यहाँ पर जो है। अब देखो, ये लोकसभा में सत्ताधारी दल का, ये छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का क्या करता है, चुनाव करता है। चुनाव कर दिया, मंत्री बन गए, फिर उनको अलग अलग विभाग देता है, उनके कार्यों का विभाजन करता है। स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, योग्यता के अनुसार जिस व्यक्ति में जो योग्यता है वो देखकर प्रधानमंत्री उनको अलग अलग विभागों का अध्यक्ष बना देता है, अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी सौंप देता है। ठीक है, इस प्रकार बनती है हमारी राष्ट्रीय सरकार। हाल ही के सालों में काफ़ी बार किसी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, जो सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर गठबंधन की सरकार बना लेते हैं, जो 15वीं लोकसभा में बनाई थी 2009 के चुनावों में। किसी को भी 272 सीटें नहीं मिली, अपन ने देखा था सारणी में, और फिर उन्होंने जो है अन्य दलों को मिलाकर से अपनी सरकार बनाई। तो ऐसी सरकार को क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। फिर वो मिलजुल कर साझा मुद्दों पर काम भी करते हैं। ये देखो, ये गठबंधन की 2009 के 15वीं लोकसभा में 543 तो है, लेकिन 272 किसी की भी नहीं है। इससे पहले हमने देखा था, ये देखो ये 282 सीटें आ गई 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की। तो यहाँ किसी को मिलाने की जरूरत नहीं है, बहुमत आ गया भारतीय जनता पार्टी का और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो यहाँ स्पष्ट बहुमत है। और जहाँ स्पष्ट बहुमत नहीं होता है 2009 के चुनाव के अनुसार जैसे, तो वहाँ गठबंधन की सरकार बनती है। गठबंधन यूपीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की, सब मिलकर प्रगतिशील कार्य करेंगे ये। ठीक है,
आगे देखो, ये अपना सचिवालय है, इसको पढ़ लेना आप। सचिवालय के केंद्रीय सचिवालय के दो मुख्य भवन है जिनमें अलग अलग जो है ये साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक, इनका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाई और साउथ ब्लॉक का चित्र है जिसमें साउथ ब्लॉक में क्या क्या है देखो, प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के दफ्तर है इसमें। और नॉर्थ ब्लॉक में जहाँ वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित है। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय भी नई दिल्ली के विभिन्न इमारतों में स्थित है। हमारी संसद कहाँ है? नई दिल्ली में। और ये सचिवालय है, इनमें मुख्य मुख्य विभाग है। अब आगे देखो, लोकसभा का हो गया, समझ में आ गया होगा। राज्यसभा भी मैंने आपको सारणी से समझाई थी। राज्यसभा देखो, राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुन के भेजते हैं? राज्य के प्रतिनिधि यानी एमएलए। तो वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि जनता चुनकर भेजती है उनको। ठीक है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए ये जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हो तो उसमें संशोधन भी करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की, अब ये भी प्रश्न बनेगा और आप याद रखोगे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं राज्यसभा में और उनका चुनाव कौन करता है? विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी हमारे राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य जाते हैं, वो कौन चुनकर भेजते हैं? हमारे राजस्थान के राज्य विधानसभा के सदस्य यानी हमारे एमएलए, जो कितने हैं? 200। हमारे 200 एमएलए 10 सदस्य राज्यसभा में चुनकर भेजते हैं। तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। आगे समझिए, राज्यसभा का सारणी में भी बताया था मैंने। विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचित करते हैं और 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में कितने किए जाते हैं? 2। 543 निर्वाचित होते हैं लोकसभा में और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो एंग्लो इंडियन होते हैं, जो अंग्रेज है लेकिन उनको भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है, वो है 2 सदस्य। ठीक है। और ये 12 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में, ये साहित्य, कला, खेल, अन्य विभिन्न क्षेत्रों के जो है विशेषज्ञ होते हैं। जो कला क्षेत्र, खेल, साहित्य, इनके विकास के लिए जो है इनका निर्वाचन किया जाता है कि ये लोग कला के क्षेत्र में विकास के लिए अपना पक्ष रखे सरकार के सामने। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं 12 सदस्य जो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है। और 2 सदस्य जो लोकसभा में होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, वो एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन यानी जो अंग्रेज पहले हमारे यहाँ पर थे ना, उनको भारतीय नागरिकता प्राप्त है वो लोग। ठीक है। अब अगला आएगा अपना सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे।